जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू तनुष करोरा बायोलॉजी। आज से एक नई सीरीज हमारे चैनल पे चालू हो रही है जिसका नाम है बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज फॉर योर नीट एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो ये एमसीक्यू सीरीज आपके पूरे नीट एग्जामिनेशंस में जो जो क्वेश्चंस अब तक आ चुके हैं और जो आपकी क्वेश्चंस एमसीक्यू बुक में दिए हैं रिलेटेड टू द टॉपिक्स दैट आर आस्क्ड इन नीट एग्जाम्स, अपन उन सबको क्या करने वाले हैं कवर इस पूरी सीरीज के दौरान। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल बायोलॉजी। तो ऑनेस्टली जनरल बायोलॉजी से आपको डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बट ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी बायोलॉजी को लेकर, साइंस को लेकर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए। ओके, सो हमें इसके एमसीक्यूज करना जरूरी है ताकि हम ये समझ सकें कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं हम उससे कितना ज्यादा कनेक्ट करते हैं। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक और आज हम इसको कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So here is MCQ number first. Okay, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? A process of arriving at a solution to a problem or understanding an event in nature is called. बेसिकली वो प्रोसेस जिससे हम कोई सॉल्यूशन पर आ सके किसी प्रॉब्लम के, या फिर जो नेचर में चल रही हैं चीजें, नेचर में जो इवेंट अकर होते हैं, ठीक है, उनको अंडरस्टैंड करना, उनको समझना, कौन उसको हम क्या बोलते हैं। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है बायोलॉजी, ऑप्शन बी है साइंस, ऑप्शन सी है फिजिक्स, ऑप्शन डी है फिलोसफी, है ना, फिलोसफी। तो बताइए क्या हो सकता है इसमें से आंसर। ठीक है, आपके पास 10 सेकेंड्स का टाइम है, अपना आंसर सोच लीजिए, देन मैं आपको बताऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, बताओ। तो आंसर है साइंस। क्या है इसका आंसर? साइंस। ओके, अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, द साइंस इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स, डी ऑल ऑफ दीज। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा कि साइंस किन पे बेस होता है। ठीक है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर लिया करो और सोचा करो और फिर प्ले किया करो। ठीक है, तो ये चेक करने के लिए कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो इसका आंसर आपका होगा डी। अच्छा, अब रीजन क्या है डी होने का? तो यार सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, उन एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे और उन ऑब्जर्वेशन से अपन क्या बनाएंगे? फैक्ट। समझ रहे हैं बात को? दैट्स वाई ये जो साइंस है वो क्या है, हर एक चीज पर बेस्ड है जो यहाँ ऊपर लिखी हुई है। समझ रहे हैं बात को? तो चलिए अपन नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। तो वर्ड साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम साइनेटा विच इज और एना डैशवर्ड। ठीक है, अब ऑनेस्टली ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं कि आपको पता हो, बट अगर पता होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यार ए लैटिन, बी जर्मन, सी इंग्लिश, डी फ्रेंच। तो बताइए आंसर क्या होगा। अगेन मैं कह रहा हूँ कि पॉज कर लिया करो और फिर सोच कर चेक प्ले किया करो ताकि आपको पता चले कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है लैटिन। क्या है इसका आंसर? लैटिन। जो साइंस है वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव है। ठीक है, जिस है ना साइनेटा। और बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है पता है आपको? नॉलेज। इट्स मीनिंग इज नॉलेज। नॉलेज। ओके, so let's move on further to the next question. That is question number 4. What is a scientific law? So we have option here is, here are a term used to describe meaningful data. This is data. अगर आपको बुक मार्क वाटर मार्क के कारण दिख ना रहा हो तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। हाँ, सो हियर वी आर आफ्टर जूमिंग द पेज। A term used to describe meaningful data. A scientific law, a process or way of arriving at a solution, a possible answer to explanation of a question, a uniform constant feature of nature supported by several theories. तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। सोच लिया आपने? तो यार इसका आंसर है डी, अ यूनिफॉर्म कांस्टेंट फीचर ऑफ नेचर सपोर्टेड बाय सेवरल थ्योरीज। ठीक है, बेसिकली एक यूनिफॉर्म कांस्टेंट फीचर है। ठीक है, मतलब वो हमेशा ही जैसा आज आपको दिख रहा है वैसा ही कल दिखेगा और उसके बाद भी वो वैसा ही रहेगा। वो बदलेगा कभी नहीं। और उसको सपोर्ट करने के लिए क्या है? कुछ थ्योरीज हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे आप बोले लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो वो भी एक साइंटिफिक लॉ है। तो
वो भी हमेशा यूनिफॉर्म रहता है ना, मतलब कभी भी बदलता नहीं है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, एक तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा होगा, दूसरा पढ़ेगा लॉ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन चार्जेस, मतलब कूलम्स लॉ पढ़ा होगा। क्या वो भी चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। समझ रहे हैं बात को? ठीक है। फिर आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा स्नेल्स लॉ, है ना? वो भी कैसा है, हमेशा हर एक सर्कमस्टेंस में ट्रू है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। ओके, लेट्स मूव ऑन। व्हाट आर लिमिटेशन ऑफ साइंस? ठीक है, अब साइंस की क्या है, कुछ लिमिटेशंस है, अब उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली देखिए कौन सी लिमिटेशन है, मतलब है ना, आपने को तो अभी पता नहीं, ए बी सी डी में से कोई भी आंसर हो सकता है। एक क्या है, लैक ऑफ एब्सोल्यूट सर्टेनिटी इन द आंसर। बी, टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आंसर्ड, टाइम इट में टेक टू फाइंड एन आंसर, या ऑल ऑफ द अबव। सोचिए क्या लिमिटेशन होगी साइंस की। ओके, अब स्क्रीन को पॉज कर लिया करो, है ना, और फिर सोचा करो, थोड़ा टाइम लिया करो खुद, एटलीस्ट 60 सेकेंड्स टू 30 to 60 सेकेंड्स का, एंड देन वापस से रिप्ले करके देखा करो। सो क्या आपने सोच लिया अपना आंसर? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है ना। लिमिटेशन क्या है साइंस की? लैक ऑफ एब्सोल्यूट सर्टेनिटी इन द आंसर, मतलब वो आंसर जो दिया जा रहा है वो सही ही हो, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। ठीक है। अब किस तरीके के क्वेश्चन को आंसर किया जाए वो भी क्या है, लिमिटेड, मतलब हर टाइप का क्वेश्चन आप साइंस से लगा के आप उसको नहीं आंसर कर सकते। उसके बाद टाइम, कितना टाइम लगेगा पता नहीं, है ना, उसको उसका आंसर मिलने में। ठीक है, तो इसलिए क्या आंसर आएगा इसका? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। अच्छा, now let's move further to the next question. A recreation of an event that enables a scientist to gain a valid and reliable empirical evidence is known as, बताइए क्या होगा? थ्योरी, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस। क्या हो सकता है? ठीक है, बहुत अच्छे से सुनिए फिर से। रिक्रिएशन ऑफ एन इवेंट, ठीक है, और ए बी सी डी में से आप अपना आंसर चुन लीजिए, और मैं आपको अब आंसर बताने वाला हूँ। अभी भी अगर आपने नहीं चुना तो मैंने आपको बताया कि आप पॉज करिए और फिर वापस से सोचिए। तो इसका आंसर है यार एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, एक एक्सपेरिमेंट। ओके, जो कि हमको एक वैलिड वैलिड और रिलायबल एविडेंस दे देता है कि भाई हाँ ऐसा होता है। A prediction made by a scientist based on his observation is known as, tell me what it is. Law, theory, principle, hypothesis. A B C D में से आप अपना ऑप्शन चुन लीजिए। तो यार अगर आपको पता हो तो इसका आंसर होता है हाइपोथेसिस। ठीक है। ओके, अ हाइपोथेसिस, अ साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल जनरलाइजेशन। तो नहीं, ऐसा नहीं है। साइंटिफिकली एक्सेप्टेड जनरलाइजेशन इज अ थ्योरी ना, अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब मीनिंगफुल डाटा। नो, इट्स डेफिनेशन। एन इंफॉर्मेशन गेन्ड बाय ऑब्जर्वेशन एन इवेंट, बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ एन इवेंट, यहाँ ऑफ आना चाहिए था। अ पॉसिबल आंसर टू एक्सप्लेनेशन ऑफ अ क्वेश्चन। तो यार हाइपोथेसिस क्या है? अभी अपन ने देखा कि हाइपोथेसिस बेसिकली प्रिडिक्शन है। तो इसका मतलब वो क्या है, अपन बोल सकते हैं कि हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है उस क्वेश्चन का। समझ रहे हैं बात को? ठीक है ना। ओके, so let's move further to question number 9. A scientifically acceptable generalization supported by several hypotheses and experimental traits is known as, trials is known as, experimental trial is known as A, theory, B, concept, C, formula, D, generalization. तो अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर डी जनरलाइजेशन इसका आंसर है, तो मैं ये बता देता हूँ कि डी जनरलाइजेशन इसका आंसर नहीं है। तो सोचिए क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर है थ्योरी, है ना। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में भी अपन लोगों ने इसके बारे में बात की थी। राइट और नो, राइट और रॉन्ग, है ना, यस और नो करी थी ना, यस और नो। ठीक है, चलो यस है मतलब बात की थी। ओके चलो अब अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चांस फेवर्स द ट्रेन्ड माइंड, दिस स्टेटमेंट वाज मेड बाय। अब इसमें कुछ समझने का तो है नहीं, अब किसी साइंटिस्ट ने ये बात कही थी, तो अगर आपको पता हो किस साइंटिस्ट ने कही थी तो बताइए किसने कही थी। तो यार सीधे याद रख ले, लुइस पास्चर ने कही थी। ठीक है, चांस फेवर द ट्रेन माइंड। नहीं भी याद रखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इस टाइप का क्वेश्चन। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज ट्रू? ठीक है,
अब यहाँ पर सोचते हैं थोड़ा कि कौन सा सीक्वेंस सही होगा। तो पहला कहता है आपसे पहले होगा ऑब्जर्वेशन, फिर होगी हाइपोथेसिस, फिर होगी प्रॉब्लम डिफाइनिंग, फिर होगा एक्सपेरिमेंट। ठीक है। अच्छा, दूसरा बोलता है एक्सपेरिमेंट, हाइपोथेसिस, प्रॉब्लम डिफाइनिंग, ऑब्जर्वेशन। तीसरा बोलता है ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, हाइपोथेसिस, प्रॉब्लम डिफाइनिंग। डी बोलता है आपसे ऑब्जर्वेशन, प्रॉब्लम डिफाइनिंग, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज ट्रू, है ना? तो सोचिए कौन सा होगा। तो यार इसका आंसर बनना चाहिए ए। ओके, पहले होगा ऑब्जर्वेशन, फिर आएगी हाइपोथेसिस, फिर होगा प्रॉब्लम डिफाइनिंग, और फिर रिक्रिएशन ऑफ इवेंट, बेसिकली क्या होगा, एक्सपेरिमेंट। तो ये ऑर्डर ट्रू होता है। ओके, ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर है डी, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, ये बेसिक मैथमेटिक्स बेसिकली कन्वर्जन है। ठीक है, जब अपन सेल के बारे में पढ़ते हैं तो अपन लोग को कौन सी यूनिट मेनली यूज करते हैं, माइक्रो। तो तब और भी जब बेसिकली छोटी चीजों की, जब बहुत छोटी स्टडी, माइक्रोस्कोपिक लेवल की जब स्टडी करते हैं, तब अपन ये सारी यूनिट्स का यूज करते हैं। तो यार 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है, पता है क्या आपको? तो 1 नैनोमीटर होने वाला है 10 एंगस्ट्रॉन की इक्वल। किसके इक्वल? 10 एंगस्ट्रॉन की इक्वल। बिकॉज 1 नैनोमीटर मीन्स 10 to the power -9 मीटर। 10 to the power -9 मीटर। एंड 1 एंगस्ट्रॉन is equal to 10 to the power -10 मीटर। ओके, तो आप देखो यहां से, तो यहां से अगर 10 एंगस्ट्रॉन की वैल्यू निकालोगे, कितने की? 10 एंगस्ट्रॉन की वैल्यू निकालोगे, तो सिंपली आप यहां से, जब एक एंगस्ट्रॉन इतना होता है तो 10 कितना होगा, 10 × 10 to the power -10। तो यार ये 10 की पावर ये +1 है, ये -10 है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप जानते हो एक्सपोनेंशियल के रूल से, ये एक्सपोनेंट्स के रूल से 10 to the power -9 बचता है। और आप -9 को क्या लिखते हो, n लिखते हो। तो सिंपल सी बात है, ये 1 नैनोमीटर किसकी इक्वल आ जाएगा, 10 एंगस्ट्रॉन की इक्वल आ जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे, n एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू, अभी तो पढ़ा अपन ने, 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10 to the power -10 मीटर। ठीक है, मेरे ख्याल से समझे होंगे आप बात। अब जाते हैं हम थोड़ा आगे, 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, 1 माइक्रोमीटर सुना होगा आपने बहुत, इसका सिंबल म्यू होता है, अभी ऊपर भी देखा अपन ने, म्यू होता है। 1 माइक्रोमीटर याद है आपको किसके इक्वल होता है? सोच लीजिए, मैं अभी नहीं लिख रहा, पॉज करके सोच लीजिए। चलो बता देता हूँ, ठीक है, होप आपने पॉज करके सोचा होगा। 10 to the power -6 मीटर के इक्वल होता है। ठीक है ना, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -6 मीटर। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है। चलो, डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल इन हैविंग, अब मेन क्वेश्चंस आ गए हैं। ठीक है, जहां से पूछा भी जाता है और जो आपको पता जरूर से ही होने चाहिए। तो पता है आपको, बताऊं? देखो, पढ़ो क्या क्या है। द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल इन हैविंग अ सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स, नन ऑफ द अबव। तो आप बताइए आंसर क्या है। तो होप आपने आंसर सोच लिया हो, अब मैं बताता हूं। तो आंसर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है ना, बेसिकली जो कैरी ऑन वर्ड है, जो कैरी ऑन वर्ड है उसी का मतलब न्यूक्लियस होता है। तो बेसिकली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ही जो है और के बेसिस पर ही अपन ने सेल्स को डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। अब इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। ठीक है, उसके लिए आप जो चैनल पर डिटेल सेल का लेक्चर्स डले हुए हैं प्लेलिस्ट में, आप वो देख सकते हैं अगर आपने चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा हो तो, और फिर वापस आके एमसीक्यूज यहाँ पे देख सकते हैं। अब 15 नंबर का एमसीक्यू पे पहुंच चुके हैं हम। ठीक है, इंट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट्स आर नॉट फाउंड इन सेल्स ऑफ, कहां पर आपको इंट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट देखने नहीं मिलते। ये भी प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक में ही डिफरेंस का क्वेश्चन है। चलो, अब मैंने आपको बता दिया प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के डिफरेंस का है। तो लोअर और हायर प्लांट्स हो नहीं सकते, आप ये समझ गए, बिकॉज दीज आर बोथ आर यूकैरियोट्स। ओके, तो ये तो अब दोनों ही यूकैरियोट हो गए, तो इसमें क्या मतलब, ये तो गए। ठीक है, अब बचा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स।
अब सोचिए इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट कहाँ प्रेजेंट है। इंट्रासेल्युलर के लिए अपन एक और वर्ड यूज कर लेते हैं, डबल एनवेलप सिस्टम। डबल एनवेलप सिस्टम, तो होप आपने सोच लिया होगा। तो आंसर आएगा प्रोकैरियोट्स में ये प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है ना। बेसिकली डबल एनवेलप सिस्टम का मतलब है एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर जो सेल को सराउंड करती है, ठीक है, दूसरी मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होना ही क्या कहलाता है, इंटरसेल्युलर कंपार्टमेंट, इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंटलाइजेशन, या फिर जिसको हम बोलते हैं टू एनवेलप सिस्टम या डबल एनवेलप सिस्टम। तो वो हमको किस में देखने नहीं मिलता, प्रोकैरियोट्स में देखने नहीं मिलता। वहां पे सिर्फ सिंगल एनवेलप सिस्टम देखने मिलता है, वहां पे सिर्फ एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सारी की सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स वहां पे क्या होती हैं, एब्सेंट होती है। समझ में आ रही है बात? अच्छा, नाउ लेट्स move on to the next question, that is question number 16. the division of the division of plant kingdom into prokaryota and eukaryota is based on the characters of A, nucleus only, B, chromosomes only, C, cell organelle only, D, all of the above. बताइए। तो अभी अपनी बात हुई थी कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में बस बेसिकली फर्क मतलब बेसिक फर्क किस चीज का होता है, किस बेस पे बांटा गया, न्यूक्लियस के बेस पे। तो किसके बेस पे बांटे गए, न्यूक्लियस के बेस पे। आ रही है आपको बात समझ? विच ब्रांच deals with the study of cell structure and function is known as। तो फर्स्ट है हिस्टोलॉजी, बी आपका इकोलॉजी, सी इज मॉर्फोलॉजी, डी इज साइटोलॉजी। तो टेल मी और आंसर, सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी। तो होप आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, अब पॉज करके सोच लिया करो, ठीक है। अब जैसे मैं अगर वीडियो में रुक जाऊंगा और इंतजार करूंगा 1 मिनट या 2 मिनट या 30 मतलब जितना भी देर, तो टाइम का वेस्टेज होगा आपका भी और मेरा भी, है ना। तो इसीलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको आंसर जल्दी बता देता हूँ, पर आप सोचने के लिए टाइम यूटिलाइज किया करो, है ना। पॉज कर लिया करो इसलिए वीडियो को। तो हो आपने पॉज किया हो और सोचा हो, तो आंसर इसका आएगा डी, दैट इज साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। और हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज, मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉर्म, ठीक है। और इकोलॉजी जो है वो क्या है, मैन और एनवायरमेंट के रिलेशनशिप की स्टडी, इकोलॉजी, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। द वर्ड प्रोकैरियोट मींस अ सेल, है ना। ऑप्शन आपने पढ़ ही लिए होंगे अब तक। ए क्या है, विथ मैनी न्यूक्लियाई, बी विथ वन न्यूक्लियस, सी विथ डिफ्यूज न्यूक्लियस, डी विदाउट क्लोरोप्लास्ट। तो व्हाट प्रोकैरियोट मींस अ सेल, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलो होप आपने सोच लिया होगा, इसका आंसर होगा सी, विच डिफ्यूज्ड न्यूक्लियस। जितने लोगों ने भी ये सोचा उनका आंसर क्या है, एकदम करेक्ट, राइट। अच्छा 19, द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल इज, प्लांट और एनिमल सेल में मेन डिफरेंस क्या होता है। ए, एनिमल सेल लैक सेल वॉल, बी, प्लांट सेल हैज नो सेल वॉल, सी, एनिमल सेल हैज अ रिजिड सेल वॉल, प्लांट सेल लैक सेल मेम्ब्रेन। सोचिए थोड़ा सा, घुमाने टाइप कह सकते हो, घूम रहे, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट कह रहे तो बिल्कुल नहीं घूमोगे, है ना। आपके आंखों के सामने ही है इन चारों ऑप्शन में से एक सही आंसर, आप तुरंत बता दोगे। होप आपने सोच लिया होगा। तो पहला ऑप्शन आपसे कहता है एनिमल सेल लैक सेल वॉल, ये एकदम ट्रू है। जो ऑप्शन बी है वो गलत क्यों है वो सुनिए। सेल वॉल, प्लांट सेल हैज नो सेल वॉल, तो लैक या नो का मतलब सेम ही होता है। अगर यहाँ लैक सेल वॉल लिखा होता तो भी बात सेम ही होती, और प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और सी क्या बोलता है आपसे, एनिमल सेल हैज अ रिजिड सेल वॉल। तो भाई जब सेल वॉल ही प्रेजेंट नहीं है एनिमल सेल में, तो रिजिड की कैसे बात आ गई, ठीक है। प्लांट सेल्स लैक सेल मेम्ब्रेन, तो यार ऐसा कोई भी सेल नहीं है जिसके पास सेल मेम्ब्रेन ना हो, ठीक है ना। वायरस आर एक्सेप्शन उनमें भी, पर जब वो बॉडी के बाहर रहते हैं तो भी, मतलब होस्ट की बॉडी से बाहर रहते हैं, अपने होस्ट से बाहर रहते हैं, तो वो कोई भी लिविंग कैरेक्टर शो नहीं करते, तो उनमें मेम्ब्रेन तब देखने नहीं मिलती है हमको। बट कोई भी ऐसा लिविंग सेल नहीं है जिसमें हमको क्या देखने मिले, मेम्ब्रेन देखने ना मिले। तो इसीलिए ये भी ऑप्शन क्या है, रॉन्ग, ये भी रॉन्ग है। तो आप समझ गए, है ना, कि हमारा ऑप्शन ए ही क्यों सही था। 20,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। अब अपन बात करते हैं प्रोकैरियोट्स में क्या एब्सेंट होता है। नंबर 1 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बी गोल्जी बॉडीज, सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डी ऑल ऑफ दीज। सोचिए आंसर क्या है, और पता ही होगा आपको बेसिकली, है ना। तो आंसर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मींस ऑल ऑफ द अबव, नथिंग ऑफ दीज प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट्स। ना उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, ना गोल्जी बॉडी देखने को मिलती है, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलती है ना। उसमें ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ना कोई भी सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होती, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होती। अब है क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन के सामने, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स मोर देन 1/2 ऑफ सेल, बेसिकली मोर देन हाफ ऑफ द सेल या 50% ऑफ द सेल। तो सोचिए वाटर, मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो हाफ ऑफ द सेल कौन प्रोड्यूस, मतलब बेसिकली कौन रखता है, क्या प्रेजेंट होता है हाफ ऑफ द सेल में। हाफ ऑफ से भी ज्यादा, मतलब समझ रहे हैं बात को। तो यार ये तो इसका आंसर तो बच्चा भी दे देगा कि बेसिकली वाटर होता है ना। वाटर सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, ठीक है, समझ रहे हैं बात को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ लिविंग cells similar to those found on earth were found, ये वर है आपको दिख नहीं रहा हो सकता है, were found on another planet where there was no oxygen, which cell organelle will be would most probably be absent। जो और ऑप्शन आपसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोसोम। क्वेश्चन हमने ना, क्वेश्चन ही बोलता है आपसे कि जैसी लिविंग सेल हमारे पास है वैसे ही कोई लिविंग सेल मिले हमको दूसरे प्लेनेट पर, लेकिन वहां पे क्या अवेलेबल ना हो, ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो, तो कौन सी सेल ऑर्गेनल वहां पर प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन, देन राइबोसोम, देन माइटोकॉन्ड्रिया, देन क्रोमोसोम। तो सोचिए कौन सी सेल ऑर्गेनल नहीं होगी। तो बेसिकली ऑक्सीजन नहीं, मतलब हम लोगों को रेस्पिरेशन में कौन हेल्प करता है, कौन सी सेल ऑर्गेनल हेल्प करती है हमको पता है, वो करती है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सी करती है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो रेस्पिरेशन ही वहां पर ऑक्सीजन, है ना, हो नहीं पाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो किसकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमको जरूरत नहीं पड़ेगी माइटोकॉन्ड्रिया की। तो अब बोलेंगे कि सर फिर वहां पर कोई और प्रोसेस होगी जिसमें, क्योंकि एनर्जी तो हमको चाहिए, बिकॉज रेस्पिरेशन से ही तो हमको एनर्जी मिलती है। हाँ, तो कोई और प्रोसेस होगी, उसके लिए हो सकता है कोई और ऑर्गेनल बन जाए, ठीक है। हो सकता है उस प्लैनेट पे कोई और गैस बहुत ज्यादा अबंडेंस में हो, ऑक्सीजन हो ही ना प्रेजेंट, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बट आप ये ध्यान रखेंगे, मतलब समझ ही गए ना आप तो, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होगा, बिकॉज वहां पे सेल को रिस्पायर करने के लिए क्या प्रेजेंट नहीं होगी, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, दैट इज सेल ऑर्गेनल्स आर फाउंड इन बैक्टीरियल सेल्स, साइनोबैक्टीरियल सेल्स, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट, डी है यूकैरियोटिक सेल्स। तो सोचिए क्या होगा आपका आंसर, सोचिए क्या होगा आपका आंसर। तो यार सोच लिया होगा मेरे ख्याल से, है ना। सेल, अभी इतनी देर से हम बात करते हुए आ रहे हैं कि सेल ऑर्गेनल्स कहाँ प्रेजेंट होंगी, हमारी यूकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है। बैक्टीरियल सेल्स बिलोंग टू प्रोकैरियोटिक्स, है ना। मोनेरा किंगडम, बेसिकली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हो सकता है आपने पढ़ा होगा, तो उसमें जो किंगडम मोनेरा है, ठीक है, किंगडम मोनेरा है, उसमें कौन बिलोंग करता है, प्रोकैरियोट्स बिलोंग करते हैं सिर्फ, और प्रोकैरियोट्स में भी क्या, बैक्टीरिया। एंड हियर इट इज साइनोबैक्टीरियल सेल्स, ठीक है। दीज आर ऑल्सो रिफर्स एज ब्लू ग्रीन एल्गे, बट दीज आर प्रोकैरियोट्स एंड these are prokaryotes, ठीक है, and these are blue green, some basically considered as blue green algae. We can also say that their another name is blue green algae, but ultimately they are bacteria. So all bacteria are prokaryotes, and prokaryotes like cell organelles, okay, and cell organelles are found in only eukaryotic cells, राइट मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इज, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इज,
सोचिए क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एटीपी, ग्लूकोज। बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, 10th में भी पढ़ा होगा। होप आपने अपना आंसर सोच लिया हो। तो एनर्जी करेंसी होता है, सेल होता है एटीपी। क्या होता है? एटीपी। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। आपको याद आया ना, जो रेस्पिरेशन होता है उसमें एनर्जी हमको किस फॉर्म में मिलती है? एटीपी की फॉर्म में मिलती है। ओके 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 यार, मैं क्यों कर रहा हूँ बार बार? हाँ ठीक है, तो ये तुम लोगों को मालूम होगा। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 25 की। With the increase in shape of cell, its ratio of surface area and volume will be। बेसिकली क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, अगर सरफेस एरिया अगर शेप बढ़ जाएगा तो उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम पर क्या असर पड़ेगा? रेशियो पर, ठीक है। मतलब रेशियो बोला तो मतलब सरफेस एरिया ऊपर रहेगा और वॉल्यूम नीचे रहेगा। समझ रहे हो बात को? देखो, तो ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है। मान लो कि एक क्यूब है जिसकी हर एक क्यूब क्या होता है, क्यूब और क्यूबॉइड में फर्क होता है ना, क्यूब की हर एक साइड इक्वल होती है, ठीक है। क्यूब इज अ 3 डायमेंशनल फिगर। मान लो ऐसा अपना एक क्या है, क्यूब है, इट्स अ क्यूब, ठीक है। अब क्यूब के पास 3 चीजें होती हैं, कौन कौन सी? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो सबको अपन ने क्या बोला? वन है, वन है, वन है, ठीक है। समझ गए बात को? तो फिर अपन ने क्या करा, सरफेस एरिया निकाला इसका। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, जितने नंबर ऑफ साइड हो। तो यार बेसिकली यहाँ पे फेसेस लिखना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, तो साइड लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर सरफेस एरिया अगर आप इसका निकालने जाओगे तो लेंथ इंटू लेंथ, तो लेंथ बेसिकली ब्रेथ भी से वही बात कह रहे हैं ये, ठीक है। सरफेस एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 1 इंटू फेस कितने हैं इसके? एक ही वाला फेस, एक पीछे वाला फेस, एक आगे वाला फेस, एक साइड वाला, एक इस साइड वाला और एक नीचे वाला, ठीक है। तो टोटल 1 2 3 4 5 एंड 6, देन 6। और लेंथ इंटू लेंथ मीन दिस वन ऑल्सो मीटर, दिस वन इज ऑल्सो मीटर, सो मीटर स्क्वायर। तो 6 मीटर स्क्वायर इट्स सरफेस एरिया। व्हाट इज इट सरफेस एरिया? बेसिकली इसका सरफेस एरिया क्या निकल के 6 मीटर स्क्वायर निकल करके आया। अब इसी क्यूब की अगर वॉल्यूम की बात करोगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, बेसिकली लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ऑल द क्वांटिटीज आर लेंथ, ठीक है। सो 1 इंटू 1 इंटू 1 तो आएगा ये आपका मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्यूब, and it is 1 because लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करोगे ना तो वॉल्यूम निकल करके आएगा। और इन सब की वैल्यू है क्या? 1 अल्टीमेटली। तो 1 मीटर क्यूब इज इट्स वॉल्यूम। तो अगर तुम सरफेस एरिया वॉल्यूम का रेशियो देखोगे तो ये निकल के आने वाला है 6/1, दैट विल बी 6। आ रही है बात समझ? मेरे ख्याल से आ रही होगी, ठीक है ना। इट इज अ वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबिक मीटर। इसकी जो वॉल्यूम है 1 क्यूबिक मीटर की, तो इट्स रेशियो इज 6 मीटर स्क्वायर पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। 6 मीटर स्क्वायर पर क्यूबिक मीटर, है ना। ये आया 6 मीटर स्क्वायर और नीचे है 1 मीटर क्यूब। समझ गए ना, इसीलिए पर मीटर। चलो, तो अब अपन चलते हैं एक और एग्जांपल की तरफ। इसी में मैंने लिया है, तो मतलब जिस क्यूब की जो लेंथ ब्रेथ और हाइट है उसका सरफेस वॉल्यूम रेशियो 1 है। बेसिकली लेंथ ब्रेथ और हाइट 1 है, उसका सरफेस वॉल्यूम रेशियो कितना आने वाला है? 6 मीटर स्क्वायर पर मीटर क्यूब। आ गई बात समझ? अच्छा, अब अपन मान लेते हैं कि एक दूसरा क्यूब है जिसका जो उसकी सारी की सारी साइड है 10 मीटर। कितनी है? 10 मीटर। यहाँ पे 1 मीटर लिया था अपन, कितनी ले रहे हैं यहाँ पर? 10 मीटर, ठीक है। ये एक दूसरा क्यूब है, ठीक है। हाँ, हालांकि इक्वल नहीं दिख रहा आपको, आप बोलोगे कि सर क्या बना रहे हो। चलो छोड़ो, मैं इसको अच्छे से बनाता हूँ। अच्छा हाँ, तो हम ऐसे ही ले सकते हैं ना, 1 मिनट। काइंड ऑफ, फिर भी वो तब परफेक्ट नहीं बनने वाला, बट कोई बात नहीं। बस आप ये समझो क्यूबॉइड बन रहा है, बट आप ये समझो कि क्या है, ये क्यूब है, ठीक है, जिसकी हर एक साइड कितनी है? 10 सेंटीमीटर की। कितनी है? 10 सेंटीमीटर की। तो अगर आप इसके सरफेस एरिया की बात करोगे तो फिर से लेंथ इंटू लेंथ कर दोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ कर दोगे, तो 10 इंटू 10 और साथ में मीटर इंटू मीटर, डेट विल बी 10 मीटर स्क्वायर। आएगा क्या इसका सरफेस एरिया? सॉरी सॉरी सॉरी, 10 मीटर स्क्वायर, सॉरी ना,
हाँ गलती कर रहा हूँ मैं। अगर इसका सरफेस एरिया निकालना है तो साइड से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ फेसेस से बेसिकली। फेसेस कितने, वन, नीचे वन और वन, ठीक है, टू, थ्री, फोर, और बचा कौन सा, फोर हो गए। अब ये पीछे वाला एक और ये सामने वाला एक, ठीक है। तो बेसिकली टोटल कितने हो गए, सिक्स। तो सिक्स इंटू टेन दैट विल बी 600 मीटर स्क्वायर। यस और नो। और अब अगर वॉल्यूम की बात करो तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो 10 इंटू 10 इंटू 10, दिस विल बी दिस विल बी 1000, है ना, मीटर क्यूब। तो अब अगर आप निकालोगे इसको, आप इसका सरफेस वॉल्यूम रेशियो निकालोगे, तो सरफेस वॉल्यूम रेशियो का मतलब है सरफेस ऊपर रहेगा तो सरफेस एरिया कितना निकल के आया अपना, 600, और वॉल्यूम कितना निकल के आया, 1000। तो बेसिक मैथमेटिक्स से ही आएगा 0.6 मीटर स्क्वायर पर मीटर क्यूब। आ रही है बात समझ, मेरे ख्याल से आ रही होगी, ठीक है ना, समझ गए इस बात को। तो इसका मतलब आपको क्या देखने को मिला कि अगर शेप बढ़ गया तो बेसिकली जो सरफेस वॉल्यूम रेशियो था वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। पहले जब 1 मीटर की सारी साइड वाला अपन क्यूब ले रहे थे तब आ रहा था 6 मीटर स्क्वायर पर मीटर क्यूब, और जब अपन 10 वाला ले रहे हैं, बड़ा ले रहे हैं बेसिकली, तो क्या आ रहा है अपना सरफेस वॉल्यूम रेशियो कम आ रहा है। आ गई बात समझ, ये वाली बात समझ में आएगी नहीं, मेरे ख्याल से आ गई होगी। तो यार चलो अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इस सीरीज के। तो बस साथ बनाए रखो, और 25 to 26 या कभी कभी 30 MCQs भी ले सकते हैं, जैसे आज हमने 26 कवर किए हैं। तो इतने MCQs पर वीडियो पर लेक्चर में कवर होंगे, और ये सीरीज चलती ही रहेगी जब तक पूरा बायोलॉजी का सिलेबस कवर नहीं हो जाता। ओके चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।